नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, अच्छी तैयारी चल रही है। आज हमारे YouTube चैनल ब्राइट ब्रेन पर एक नए टॉपिक के साथ संगणक भर्ती परीक्षा जो है स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी जो हमारा विषय है उस पे हम आज डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का एकत्रीकरण या समंकों का संग्रहण। तो सबसे पहले जैसे भी हम कोई सांख्यिकी अनुसंधान प्रारंभ करते हैं तो हमें उसकी एक कार्य योजना प्रॉपर बनानी होती है। उसके बाद में उस उद्देश्य से संबंधित हमें डेटा का कलेक्शन करना होता है। जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं तो डेटा कलेक्शन के पहले तो हम बात करें टाइप ऑफ डेटा, तो डेटा आर टू टाइप्स। द फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होते क्या है? प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो भी अनुसंधान करने वाला व्यक्ति है, इन्वेस्टिगेटर है, या जो भी यूँ कहें कि सांख्यिकी विधियों का यूज़ करेगा, कोई निष्कर्ष निकालेगा, तो वो व्यक्ति जब सर्वप्रथम नए सिरे से अपने उद्देश्य के अनुसार डेटा कलेक्ट करता है। जो डेटा अभी तक नहीं कलेक्ट हुए हैं, कच्चे माल की भांति हैं, वो डेटा प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। सेकेंडरी डेटा, जो डेटा कभी पहले यूज हो चुके हैं, पढ़े हैं, उनका नए सिरे से वो अपने अनुसंधान के लिए यूज़ करता है, उपयोग करता है, वो सेकेंडरी डेटा। अब हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा समझ में आ गया। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के मेथड ऑफ कलेक्शन हम पढ़ेंगे। तो मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा का। तो प्राइमरी डेटा में ये 5 मेथड दिए हैं। द फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। सर्वप्रथम जब हम इसमें क्या होता है, जो हमारा अनुसंधान करता है वो क्या करेगा, जिस विषय से, जिस क्षेत्र से संबंधित हमारा सांख्यिकी कार्य है, हमारा सांख्यिकी अनुसंधान है, वहाँ जैसे अगर कोई बेरोजगारी के आंकड़े किसी क्षेत्र विशेष के लेने हैं, राष्ट्रीय आय के आंकड़े लेने हैं, बीमारियों के डेटा लेने हैं, तो जो भी हमारा अनुसंधान का विषय है उससे संबंधित जो डेटा रिलेटेड है, जो सूचनाएं हैं, जो डेटा, जो हमारे समंक है, वहाँ तक खुद पहुँचेगा उस क्षेत्र में, और प्रत्येक व्यक्ति से जो उसे सूचना दे सकता है उससे डेटा प्राप्त करेगा डायरेक्ट रूप से मिलकर। उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। डायरेक्ट मिलेगा, जिससे सूचना, मतलब जिससे संबंधित है सूचना, उसके पास जाएगा, उससे पूरा डेटा लेगा एक एक व्यक्ति से। ये होता है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो ये अब काम की चीज़ है, शुद्धता, क्योंकि भाई जिससे संबंधित है उससे मिल जाएंगे, एक्यूरेसी आ जाएगी। लेकिन दिक्कत वही समय की, जब हमें टाइमली डेटा चाहिए, इतना समय नहीं हो पाता, वहाँ दिक्कत है। तो दूसरा मेथड हमारा है कलेक्शन का इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इससे क्या करता है, इस मेथड में हमारा ये होता है कि जो सूचना देने वाला है, जो डेटा का प्रोवाइडर है, जो डेटा उपलब्ध करवाएगा, जिससे संबंधित है सूचना, डायरेक्ट वहाँ नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, एक समूह है, जैसे मान लीजिए उद्योग में जो लेबर काम कर रही है, श्रमिक काम कर रहे हैं, उनका डेटा चाहिए, तो उनके जो बड़े बड़े व्यापारिक संघ बने हैं, या मान लीजिए किसी रूरल एरिया में गांव कोई पब्लिक का डेटा चाहिए, तो वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं या जो हों लोगों को लीड करने वाले कुछ व्यक्ति हैं, उनसे डेटा ले लेगा संबंधित से। तो वो मौखिक हमारा अनुसंधान हो जाएगा, उसमें डेटा जल्दी आ जाएगा थोड़ा, प्लस जो लोग हैं वो प्रॉपर, एक जो व्यक्ति है उनके बिहाव पे, उनसे हम डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट, संवाददाताओं द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति। संवाददाता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समाचार एजेंसियां जो हैं या सरकारें भी कई बार अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं, संवाददाता जो हैं, वो अपॉइंट कर देते हैं उस एरिया में, और वहाँ से हम तुरंत अविलंब डेटा प्राप्त करते हैं। ये विधि कहाँ काम आती है, बहुत शानदार है। देखिए साथ साथ हम इसका देखते चलेंगे। ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो हमारा मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट, ये काम कहाँ आएगा, जहाँ हमें डेटा तुरंत चाहिए, राहत कार्य देना हो। जैसे मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई
कोई दुर्घटना है, तुरंत वहाँ की जानकारी चाहिए, तो वहाँ की जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमारे जो कॉरस्पॉन्डेंट हैं वो तुरंत बता देंगे, ताकि उससे अग्रिम जो हमारा अग्रिम डिसीजन है या यूँ कहें आगामी कार्रवाई हेतु निर्णय लिया जा सके। ये हमारा इसमें होता है। फिर है चौथा क्वेश्चनरी, प्रश्नावली विधि। इसमें क्या करते हैं, जब हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हैं तो, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हमारे सूचना के प्रदाता या जो हमारे इन्फॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइडर जो हमारे हैं शिक्षित होते हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो हम हमारे रिसर्च का जो हमारा अनुसंधान का जो विषय है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की एक प्रश्नमाला, प्रश्नावली तैयार करते हैं, वो हम उन्हें भेज देते हैं और वो उसमें प्रश्नों के टिक लगा के उसको भरकर हमें निश्चित समय में वापस देते हैं। उससे हम डेटा के रूप में यूज़ कर लेते हैं। ये प्रश्नावली विधि है। फिर है शेड्यूल्ड विथ एनुमिनेटर्स। शेड्यूल विथ एनुमिनेटर क्या है? ये है प्रगणकों द्वारा अनुसूची। तो प्रगणक क्या होते हैं? कुछ शिक्षित वेल एजुकेटेड व्यक्ति जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आप क्या करोगे, जिससे संबंधित है वहाँ जाओगे, वहाँ सूचना भरवाओगे आप। क्यों? ये कब काम आएगी? जब सूचना देने वाले व्यक्ति खुद शिक्षित नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है कि वो भर पाए प्रश्नावली और आपको दे दें, तो वहाँ आप ये मेथड अडॉप्ट करेंगे। कौन सा? शेड्यूल विथ एनुमिनेटर। लेकिन अब कुछ लोग इनको एक समझ लेते हैं, प्रश्नावली विधि को और अनुसूची को। अंतर है दोनों में। प्रश्नावली विधि वहाँ काम आएगी जहाँ जिससे संबंधित सूचना है वो हम केवल प्रश्नावली भेजेंगे डाक से या जैसे भी है, वो प्रश्नावली को भरेगा, शिक्षित है, हमारे पास आ जाएगी। शेड्यूल्ड क्या होगी? शेड्यूल जो हमारी है अनुसूची, उसमें हमारे प्रगणक जो हैं, अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रगणकों की नियुक्ति होगी, वो लोग जाएंगे घर घर और वहाँ से सूचना लाएंगे। तो आपने देखा होगा कि आपके घर पे कई बार सर्वे करने वाले आते हैं। कोविड में भी आए थे कि हाँ भाई किसके किसके टीका लग गया, किसके फर्स्ट डोज लग गई, सेकेंड डोज लग गई, जनसंख्या से संबंधित कोई आंकड़े लेते हैं। वो डोर टू डोर आते हैं, देखते हैं आप, तो ट्रेंड व्यक्ति वो हमसे एक फिक्स फॉर्मेट होता है, फॉर्म भरवाते हैं। तो वहाँ हम क्या करेंगे, उस केस में जो हमारे एनुमिनेटर्स हैं वो उस सूचना को लेके आएंगे। तो वहाँ हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे? शेड्यूल विथ एनुमिनेटर। जनगणना में भी ये हो जाएगा। सेकंड, उसके बाद ये पांचों मेथड हमारे हो गए। अब हम बात करें इन पांचों मेथड में सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। इन पांचों मेथड में सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? तो देखिए, ये डिपेंड करता है जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमारे अनुसंधान का पर्पस, हमारे पास रिसोर्सेज, अनुसंधान का समय और उस अनुसंधान में हम एक्यूरेसी का क्या लेवल रखना चाह रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करें। फॉर एग्जांपल, हमें तुरंत सूचना चाहिए, अनुमान चाहिए केवल कि हाँ भाई मोटा मोटा रफ अनुमान आ जाए, संवाददाता कॉरस्पॉन्डेंट वाला आ जाएगा। हमें एक ग्रुप के हिसाब से सोचना चाहिए तो हमारा इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा। कौन सा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा। उसके बाद हमें एकदम शुद्धता चाहिए, एकदम एक्यूरेसी लेवल चाहिए, बहुत ही ऐसा है तो फिर उस समय हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन काम में लेंगे। और यदि हमारा जिस वर्ग से संबंधित सूचनाएं हैं, शिक्षित वर्ग है, हमें सूचनाएं टाइमली दे देगा, तो हम प्रश्नावली मेथड को अडॉप्ट करेंगे। और यदि वहाँ सूचना सबसे आनी जरूरी है, शिक्षित नहीं है, समय पे आनी है और सही आनी है, तो फिर हमारा शेड्यूल विथ एनुमिनेटर मेथड काम में आएगा। ये 5 विधियां हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। तो सेकेंडरी डेटा 2 प्रकार से कलेक्ट किए जा सकते हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित स्रोत, पब्लिक जो पब्लिश सोर्सेज हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन हो गए, गैर सरकारी जो बुक्स हैं, कोई पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें आ सकता है। अनपब्लिश्ड जिस पे अनुसंधान तो हो गया, कहीं वो पब्लिश नहीं हुए, डेटा पड़े हैं, तो उनको भी हम रिसर्च में ले सकते हैं। ये हमारा इसमें मोटा मोटी जो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का है। अब हम ये बात करें सबसे बड़ी चीज़ कि जो डेटा हमारे हैं उस डेटा में ये बात करें कि जो सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, अब कलेक्शन करें कौन से मेथड से। देखिए, ये डिपेंड करेगा रिसर्च का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च का टाइप क्या है,
उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। यदि आप कोई नए सिरे से कुछ खोज करना चाहते हैं जिस पर भी कुछ काम ही नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात आपको सेकेंडरी डेटा मिलेंगे ही नहीं, तो प्राइमरी डेटा लेने पड़ेंगे। और यदि आपको जिस विषय पे काम हो चुका है, आपको उसी से कोई नई चीज़ निकाल के लानी है, और बेहतर कर रहे हैं, आप अपने ज्ञान में और ज़्यादा वृद्धि कर रहे हैं, उसी चीज़ से रिलेटेड कोई नई कंसेप्ट देना चाह रहे हैं, वहाँ आप सेकेंडरी डेटा मेथड को अडोप्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। उसके बाद में हम बात करें, अब ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्राइमरी डेटा भी हो गया, सेकेंडरी डेटा भी हो गया। उसके बाद में अब हमारा अगला चैप्टर है सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन, संगणना एवं जो हमारा प्रतिचयन अनुसंधान है। ठीक है, सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन। इस पे जब हम आए तो सर्वप्रथम 3-4 चीज़ें जो हैं वो हमें थोड़ी पता हो जानी चाहिए। देखिए, नंबर 1 सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन जो चैप्टर है, और फिर बता रहा हूँ, इन चीज़ों को यदि समझ लिया तो आगे के सारे चैप्टर आपको क्लियर होंगे, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी, ये शब्दावली उसमें काम आएगी। बहुत बार होता है ऐसा, तो आप ध्यान से समझना। सबसे पहले यूनिवर्स, क्योंकि हम जब कोई अनुसंधान करेंगे या तो सेंसस मेथड पे करेंगे। सेंसस मतलब जिस विषय पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जो क्षेत्र है उसमें जितनी इकाइयाँ, हमारे से संबंधित डेटा की जो यूनिट्स हैं, उन सब को आप उनका अध्ययन कर लें, उनको कलेक्ट कर लें और अपना रिसर्च करें, अपना अनुसंधान करें, तब तो है वो सेंसस मेथड। इसमें सारी इकाइयाँ शामिल होती है। फिर है सैंपल इन्वेस्टिगेशन। क्या कहता है? सैंपल इन्वेस्टिगेशन कहता है कि हम जिस विषय पर अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें सारी इकाइयों को शामिल ना करो, बल्कि उनमें से कुछ इकाइयाँ छांटिए, क्योंकि सभी को करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, खर्चा ज़्यादा होगा। कुछ इकाइयों को छांटिए, उनका छांटने का आधार क्या हो, वो चीज़ें। तो कुछ इकाइयों को जब छांट लेते हैं जो पूरे जो हमारा यूनिवर्स है, समष्टि है, उसका प्रतिनिधित्व करती है, तो वो हमारा अनुसंधान सैंपल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। तो साथियों, अब सबसे पहले यूनिवर्स क्या होता है? इसे समष्टि भी बोलते हैं, समग्र भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुन लेना भाई, ये शब्द ऐसे हैं स्टैटिस्टिक्स के, मैं पिछली क्लास में मैंने बोला था, एकदम खतरनाक वाले शब्द हैं, तो थोड़ा सा इस पे आप इंग्लिश में इसको रखें, समझें। समष्टि या समग्र, यूनिवर्स मतलब जिस एरिया पे आप रिसर्च कर रहे हैं, उस एरिया की, उस क्षेत्र की जो सारी यूनिट हैं, टोटल जितनी भी यूनिट्स हैं, वो क्या कहलाएंगी? उनका जो समूह है वो कहलाएगा यूनिवर्स। अब पैरामीटर क्या होता है? प्राचल। पैरामीटर, यदि आपने जो यूनिवर्स है आपका, उस यूनिवर्स की, आपके समष्टि की सारी यूनिट्स, उनका एक सांख्यिकीय मान, सांख्यिकीय माध्य, वो कहलाएगा पैरामीटर प्राचल यूनिवर्स का। अब यूनिवर्स में से आपने कुछ इकाइयाँ छांटी, सारी इकाई, टोटल यूनिट आप उनका मतलब ग्रुप नहीं ले रहे हो, कुछ यूनिट आप अपने छांट रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, अलग तरीके से आप उनको चयन कर रहे हो, वो सैंपल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सैंपल। मतलब सारी यूनिटें नहीं ले रहे, उनमें से कुछ यूनिट ले रहे हो, छांट रहे हो, तो वो उनका चयन कर रहे हो, तो वो सैंपल कहलाएगी, जिनका आपने चयन किया है। तो इसको क्या बोलेंगे? सैंपल को न्यादर्श, प्रतिदर्श, नमूना बोलते हैं, प्रतिदर्श बोलते हैं, न्यादर्श बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सैंपलिंग, प्रतिचयन क्या है? सैंपल छांटने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ सैंपल, या यूं कहें द प्रोसेस ऑफ सैंपल कलेक्ट, या यूं कहें कि हमारी ऐसी प्रक्रिया जो सैंपल, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम सैंपल छांटते हैं, उनका चुनाव करते हैं, वो कहलाती है सैंपलिंग, प्रतिचयन। ठीक है, तो प्रतिचयन तो वो यूनिटें हो गई, उन यूनिटों का चयन करने की प्रक्रिया सैंपलिंग हो गई। स्टैटिस्टिक्स क्या है? यहाँ स्टैटिस्टिक्स अलग है, प्रतिदर्शज। ये स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स है प्रतिदर्शज। प्रतिदर्शज का मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार पूरी समष्टि की जो इकाइयाँ थी, उनका सांख्यिकीय मान प्राचल था, हमने जो यूनिटें निकाली है सैंपल के तौर पे, उनका सांख्यिकीय माध्य प्रतिदर्शज कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। ये शब्द आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए अब आते हैं हम सेंसस। बता दिया आपको कि सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या है, सैंपल में कुछ यूनिट लेके हम करते हैं। अब हम बात करते हैं सेंसस और सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए,
कहाँ कहाँ इनका उपयोग दोनों अनुसंधानों का कर सकते हैं। जहाँ हमारे लिए डेटा यूँ कहें सारी यूनिट लेनी हमारे लिए कंपलसरी हो, अलग अलग विविधता है उनमें, इतनी यूनिटों में बहुत ज़्यादा जो हमारी सैंपल यूनिट है, जो भी हमारी समष्टि की इकाइयाँ हैं उनमें इतनी विविधताएं हैं या इतनी महत्वपूर्ण है कि हम छोड़ नहीं सकते किसी को। हो सकता है कुछ इतनी इंपॉर्टेंट है जिनको लेना बहुत ज़रूरी है, तो फिर वहाँ हम या यूँ कह दें सभी का अध्ययन नितांत आवश्यक है, तो वहाँ सेंसस। लेकिन हर जगह इसको नहीं लगा सकते, क्यों? खर्चा ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। ये प्राचीन विधि है, ट्रेडिशनल मेथड है, ये परंपरागत विधि है। और ये सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या है? हमारा सैंपलिंग मेथड जो हमारा है वो है वैज्ञानिक विधि। प्रश्न आता है कई बार कि समग्र संकलन की वैज्ञानिक विधि कौन सी है, या फिर जो कौन सा अनुसंधान वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है, तो ये सैंपल इन्वेस्टिगेशन होगा हमारा। उसके बाद ये पॉइंट हो गए। अब हम बात करें प्रतिचयनों में विश्वसनीयता, इसे क्या बोलेंगे? प्रतिचयनों में विश्वसनीयता का मतलब हो गया रिलायबिलिटी या प्रिसिशन इन सैंपलिंग। हम जो सैंपल ले रहे हैं उनमें रिलायबिलिटी क्या हो, उनमें विश्वसनीयता कितनी हो, कैसे हम माने कि वो विश्वसनीय है? तो ये पता, जितने आप बड़ी मात्रा में सैंपल उठाएंगे तो उतना ही हम मानेंगे कि हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो एकदम एक्यूरेसी के निकट होता जाएगा। तो उसके अलावा हम जो कलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर भी हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अब हम जो सैंपल ले रहे हैं, इस मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, सैंपल इन्वेस्टिगेशन की। इसमें जब हम सैंपल ले रहे हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये हो गया अपना, क्योंकि बाकी फिर अपन बोर्ड पे लिख नहीं पाएंगे। देखिए, हाँ, अब हमें ये चाहिए सैंपल जो हम एक नमूना या जो हम ले रहे हैं प्रतिदर्श, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी गुण क्या होने चाहिए। तो सैंपल जो हमारा है, उस सैंपल की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या? नंबर 1, वो पूरी समष्टि का प्रतिनिधित्व करें। जो सैंपल भी आप ले रहे हो वो क्या होना चाहिए? उसका प्रतिनिधित्व करें। उसके बाद वो स्वतंत्र हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक इकाई को ले रहे हो तो उसका प्रभाव दूसरी इकाई के चयन पर पड़ रहा है, स्वतंत्र होना चाहिए वो। उसके बाद शुद्धता के साथ उसका क्या किया जा सके? कलेक्शन किया जा सके विथ एक्यूरेसी। वो ये सैंपल की कुछ विशेषताएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा इसमें कि सैंपलिंग जो हमारा मेथड है या सैंपल इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें अब हम, ये तो है जब इसमें तो कोई डेटा कलेक्शन की बात ही नहीं है, क्योंकि सारे मेथड, सारे डेटा हमारे काम आएंगे। अब इस सैंपल इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे सैंपलिंग जो हमारा है, उसमें अब बात करते हैं कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन में हमें कौन से मेथड्स हैं, मेथड ऑफ सैंपलिंग कौन से हो सकते हैं। मतलब हम प्रतिचयन करें, प्रतिचयन की विधियां कौन कौन सी होती है, मेथड ऑफ सैंपलिंग। ये आ गया हमारा मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। सबसे पहले डेलिबरेट सैंपलिंग, इसे बोलते हैं अपने विवेक के अनुसार, अपने मतलब जो आदमी अनुसंधान कर रहा है वो स्व विवेक का अनुसार प्रतिचयन कर रहा है। मतलब उसे जो इकाइयाँ अच्छी लग रही है उस एरिया की, उस समष्टि की, उस इकाई को उठा लेगा। तो जाहिर सी बात है, जब अपने हिसाब से उठाएगा, ये काम कहाँ है ये? जब पता है कि कुछ इकाइयों को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब अनुसंधान करता है वो पता है कि इनको लेना ज़रूरी है तो उनको लेगा। लेकिन इसमें क्या आएगा? बायस्ड आएगा, अभिनति आएगी, इसमें पक्षपात होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचता है, उसकी अवधारणा क्या है उस चीज़ को लेकर, उसका फर्क उस पर पड़ जाएगा। स्वतंत्र तो नहीं होंगी वो इकाइयाँ। उसके बाद में रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? रैंडम सैंपलिंग का मतलब है जो भी हमारी समग्र है, समष्टि है, उसमें से इकाइयों का हम चयन करें तो वो एक पहले से हमें पता नहीं हो, सारी इकाइयों को बराबर मौका मिले। ये बाई चांस सैंपलिंग भी बोलते हैं उसको, कि सभी समान रूप से आ सकती है। तो इसमें क्या होगा? ये सैंपलिंग जो हमारी है रैंडम सैंपलिंग, इसमें 3-4 मेथड हैं। नंबर 1 है लॉटरी विधि। तो लॉटरी विधि में क्या होगा? पर्चियाँ बना लो आप उन इकाइयों की, पर्चियाँ बना के उनको गोल गोल मिला के छोड़ दो। उनमें से जो पर्ची निकल गई कि हाँ भाई ये पर्चियाँ निकली है, 10 यूनिटें लेनी है, 100 पर्चियों में से, या 1000 पर्चियाँ हैं, 1000 यूनिट है, तो उनमें से 10 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो निकली उन इकाइयों को ले लो। तो भाई पक्षपात नहीं है, कोई सी भी आ सकती है, 100% चांस है उनके आने के। ठीक है। उसके बाद
डोल घुमाकर, एक डोल वाली मेथड होती है, डोल होता है बड़ा वाला, उसमें पर्चियाँ बना बना के गोले डाल देते हैं, उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमा देते हैं, 10 लेनी है तो लास्ट में उनमें से 10 उठा लेंगे। फिर एक सिस्टमेटिक है जिसको हम क्रमानुसार सीक्वेंस मेथड बोलते हैं इसको। ये क्या है कि हमें मान लीजिए 100 हमारे पास इकाई है, 100 इकाइयों में से हमें मान लीजिए 10 इकाई लेनी है, तो हम क्या करेंगे, पहली 10 ले लेंगे, फिर क्रमानुसार 10, 20, 30 उस हिसाब से ले लेंगे, या पहली यूनिट 5 ले ली तो फिर 15, 25 ऐसे ले लेंगे। ये क्रमानुसार है। अब ये हमारे रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडम सैम्पलिंग में उसके बाद हम बात करें रैंडम सैम्पलिंग में जब हम बात करें तो ये हमारा रैंडम सैम्पलिंग हो गया। फिर हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये है स्तरित। इसमें क्या करेंगे, हम हमारे सैम्पलिंग मेथड को अलग अलग लेवल में बांटेंगे। कहने का मतलब, सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये मेरा यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स है पूरा, समष्टि है, इसमें यूनिटें हैं सारी, ये यूनिटें हैं, इसमें सारी यूनिटें हैं। इन यूनिटों को मैं क्या करूँगा, इस समष्टि को इसमें से ऐसे ही नहीं उठाऊंगा, इस समष्टि को मैं कुछ ग्रुप में बांट दूंगा। मतलब जो इसमें इकाइयाँ उनको कुछ विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट दूंगा। तो इस समष्टि को मान लीजिए मैंने 4 भागों में बांट दिया, ये 4। अब इसमें सारी इकाइयाँ कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें, अलग अलग विशेषताओं वाली। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से रैंडम सैम्पलिंग करूँगा। तो ये जो मेथड है मेरा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये रैंडम सैम्पलिंग और डेलिब्रेट सैम्पलिंग का मिक्सर है, ये मिश्रित विधि है। क्यों? क्योंकि पहले मैंने अपने विचार से इनको बांटा, तो यहाँ तो ये आ गया डेलिब्रेट सैम्पलिंग, फिर उसमें से रैंडम सैम्पलिंग लिया, तो ये रैंडम बाद में ज़्यादा बढ़िया है ये। उसके बाद में हम स्ट्रैटिफाइड, एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको यूँ करना है कि एक स्टेट है, उस स्टेट में से आपको गरीबी के आंकड़े उठाने हैं। मान लीजिए आपको बिहार में से उठाने हैं, बिहार में आप पटना में कर रहे हैं, चलो सर्वे, तो पटना का जो एरिया है उसमें जितने भी गांव हैं, तहसीलें हैं, उसको आप सर्वप्रथम जो यूनिटें हैं उनको विशेषताओं, उम्र के अनुसार, आयु के अनुसार 4-5 कैटेगरी में बांट दें। उसके बाद वहाँ से रैंडम सैम्पलिंग कर लें, ये आपका ये हो जाएगा। उसके बाद चौथा मेथड है अदर मेथड्स, अन्य विधियाँ। उसमें सबसे पहले तो है एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। एक्सटेंसिव का मतलब इसमें हम पूरे समग्र की सारी तो नहीं लेते, लगभग सारी लेते हैं, मतलब 70, 80, 90% तक इकाइयाँ शामिल कर लेते हैं। उसके बाद मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है, इसमें अलग अलग स्टेज होती है। कई बार आप गड़बड़ करते हैं भाई, मल्टी स्टेज और स्ट्रैटिफाइड, इन दोनों में अंतर है बहुत बड़ा, इनको एक समझ लेते हैं कई बार। इसमें तो क्या करते हैं, विशेषताओं के आधार पे बांटा, फिर रैंडम सैम्पलिंग की। इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें अलग अलग स्टेजेज होती हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई खेत है, उन खेत की फसल पे अनुसंधान करना है, उनसे डेटा आपको कलेक्शन करना है। तो आप एक राज्य की बात करें, मान लीजिए आपको, चलो मैं चूरू का रहने वाला हूं, तो मैं चूरू पे बता देता हूं। मुझे चूरू में बाजरे की फसल पे करना है, तो मैं चूरू की 7 तहसीलें, अब 10 हो गई वैसे, तो उन 10 तहसीलों में बांटूंगा। बांट दिया मैंने, ठीक है। 10 तहसीलों या 9 तहसील, जो भी हमारी जितनी भी तहसीलें हैं, उन तहसीलों में, उन खंडों में क्या कर दूंगा, पूरे डेटा को बांटूंगा। उसके बाद उन 7 में से गांव छांटूंगा तहसील वाइज, कि भाई मुझे 10-10 गांव छांटने हैं, मैंने 10-10 गांव छांट लिए। फिर उन गांव में से खेत छांटूंगा। फिर जो वहाँ तक मैं गया 3-4 स्टेज के बाद, वहाँ से मैं मान लीजिए मुझे 100 सैंपल चाहिए, तो 100 में मैंने क्या किया, पहले तो मेरे 10 तहसीलें छांटी, 10 तहसीलों में मैंने क्या किया, 10 गाँव छांटे या 50 गांव छांटे मान लीजिए। अब 50 गांव में, एक गांव में 2 खेत छांटने हैं, तो मैंने एक गांव में 2 खेत ले लिए। तो मेरे ज़िले की, मतलब समझिए आप, पूरे ज़िले का डेटा आ गया मेरे पास, 10 तहसील आ गई। और तहसील में भी मैंने रैंडमली गांव छांट लिए, तो 50 गांव छट गए मेरे। तो पूरे ज़िले में मेरे पास जो डेटा है वो 50 गाँवों का आया, और 50 गाँव में मैंने 2-2 खेत एरिया वाइज छांट लिए, तो पूरा ज़िला इसमें कवर हो गया। ये मल्टी स्टेज है हमारा। उसके बाद है कोटा, इसे बोलते हैं अभियंस या कोटा सैम्पलिंग। ये क्या होता है, इसमें इन्यूमिनेटर जो है या जो काम में ले रहा है सूचना, उसे पता होता है, उसको एक फिक्स टारगेट दे दिया जाता है कि आप इसमें से इतनी सूचना का कलेक्शन करेंगे, तो वो अपना एक निर्धारित कोटा करके डिसाइड, उसमें से आप सैंपल लेंगे। उसके बाद है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब सुविधा अनुसार। इसमें जो अनुसंधान करता है वो अपनी इच्छा, अपनी सुविधा के अनुसार डेटा को कलेक्ट करेगा।
ये हमारे इतने इसमें मेथड है। उसके बाद हम बात करेंगे, इतना होने के बाद अब 3 चीज़ें और हमारे पास आती है कि सांख्यिकी में 3 नियम बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ भाई, ये यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो भाई बता देना आप, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे 3 मेथड हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहला है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये हमारा जो सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन है उसका आधार ही यही है, हमारा प्रायिकता सिद्धांत ही है, क्योंकि हम जो भी डेटा ले रहे हैं वो सब इसी आधार पे है, संभावनाएं हैं सारी की सारी उसी आधार पे लेते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा है सांख्यिकीय नियमितता नियम। सांख्यिकीय नियमितता नियम, ये मी बड़ा कर दिया है क्या, छोटा कर लो कोई बात नहीं है ना। सांख्यिकीय नियमितता नियम, और उसके बाद में है महांक जड़ता नियम। इंग्लिश में बात करें, सांख्यिकीय नियमितता नियम जो हमारा है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, मतलब जितने ज़्यादा डेटा आप लेंगे, जितने सैंपल जो आपका है वो जितना बड़ा होता जाएगा, उतना उसमें क्या आएगा, रेगुलरिटी, नियमितता आती जाएगी। मतलब अगर हम ये माने कि हमें सत्यता या वास्तविकता के निकट परिणाम चाहिए, तो हम जितने ज़्यादा सैंपल लेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम ये मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी, एक सिक्का उछाला, हेड और टेल आने की संभावना 50-50 है, हेड भी आ सकता है टेल भी आता है, मतलब 50-50 है। तो ये आप सिक्का 2 बार 3 बार उछालोगे तो ज़रूरी नहीं है कि 4 बार उछालोगे तो 2 बार हेड और 2 बार टेल ही आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है 4 बार हेड आ जाए 4 बार टेल आ जाए। लेकिन यदि आप उस सिक्के को 1000 बार उछालेंगे, कॉइन को 1000 बार आप उछालेंगे, तो ये संभावना पूरी है कि उसमें 500 बार हेड और 500 बार टेल आएगा। 10-5 का फर्क आ सकता है, आप करके देख लेना। इसका मतलब है जैसे जैसे हम सांख्यिकी में समंक जो हमारे हैं, जो हमारे सैंपल है, उनकी संख्या बढ़ाते जाएंगे, तो वहाँ वो हमारा सिद्धांत जो प्रायिकता सिद्धांत है वो लागू होगा, और उसमें क्या आएगा, नियमितता आएगी। ये हमारा नियमितता नियम है। फिर है महांक जड़ता नियम। महांक जड़ता नियम का मतलब क्या हो गया, हमारा लॉ ऑफ इंटीरिया ऑफ लार्ज नंबर, लॉ ऑफ इंटीरिया ऑफ लार्ज नंबर। महांक जड़ता नियम का मतलब बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं की अपेक्षा कम प्रभावित होती है, कम परिवर्तित होती है। एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट में, मुझे अगर मान लीजिए एक स्टेट, राजस्थान की बात कर लेता हूँ, मुझे राजस्थान में ये देखना है कि भाई इस वर्ष 2022-23 में जो खरीफ की फसल है वो उसका क्या है, मतलब प्रभाव देखना है मुझे, या 2 सालों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे मोटा मोटी तो 5 साल पहले और आज देखेंगे आप कंपैरिजन, तो आप देखेंगे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांटेंगे, जब स्टेट को अलग अलग तहसीलों में बांटेंगे, तो वहाँ पिछले साल की बजाय अब की बार फर्क आएगा, डेफिनेट फर्क आएगा। पिछले साल और इस साल में आपको फ़र्क मिल जाएगा, उत्पादन में मिल जाएगा, जो बोया गया क्षेत्रफल है उसमें मिल जाएगा, और जो भी है सारे फर्क आपको मिले। लेकिन जब आप उसको बड़े लेवल पर स्टेट पर देखेंगे तो किसी में कम उत्पादन, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, तो वो कंपनसेटरी है, अपने आप वो क्रॉस होके कट जाएंगे, और फाइनली हमारा बचेगा, जब स्टेट की हम बात करेंगे तो वो कम प्रभावित, तो वो लगभग बराबर सा रहेगा। इसे बोलते हैं हम कि बड़े अंक जो है, महाअंक, लार्ज नंबर जो हैं वो स्थिर रहते हैं, ये महांक जड़ता नियम है। तो ये 3 नियम हमारे इसमें आधार है। फिर एक चीज़ और है जो इसमें बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, ये है कि शुद्धता, जो हम सैंपल ले रहे हैं, एक्यूरेसी हमारी ध्यान रखना, हमारे अनुसंधान की शुद्धता जो हम सैंपल ले रहे हैं उसके जितना गुणा ले रहे हैं उसके वर्गमूल के अनुपात में बढ़ती है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मतलब यदि आप अपने सैंपल साइज को, आपने अभी तक मान लीजिए आप सैंपल अब
4 गुना बढ़ा रहे हैं, कितने गुना? 4 गुना, तो उसकी शुद्धता 2 गुना बढ़ेगी, पहले थी उसकी। यदि आप 16 कर रहे हैं, 16 गुना उसको बढ़ा रहे हैं तो 4 गुना, मतलब जो आपने सैंपल साइज बढ़ाया जिस अनुपात में, उसके वर्गमूल, उसके रूट, अंडर रूट जो उसका है, उस अंडर रूट के रेशियो में उसकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें हम शुरू करेंगे प्रॉपर। अब हमारा एक एडिटिंग और है डेटा की, उस एडिटिंग को करके टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, बने रहिए हमारे साथ।